नमस्कार, साध्य एकेडमी टीचिंग एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछला वीडियो हमने वृद्धि और विकास की जो सीरीज़ से संबंधित आप तक पहुंचाया था और उसमें वृद्धि और विकास के जितने भी संभावित कम से कम जो क्वेश्चन थे वो वृद्धि और विकास के अर्थ को समझने में हमने अपनी पूरी कोशिश की और आगे भी उसको वृद्धि और विकास को व्यापक रूप से समझाने के लिए आप तक हम कुछ न कुछ सीरीज़ पहुँचाते रहेंगे। साथियों, आज का जो वीडियो है वो अवस्थाओं से संबंधित है। अवस्थाओं के उस अर्थ को हम समझें क्योंकि अवस्थाएं बालक की कहीं न कहीं कालगत अवधिगत वो कहीं न कहीं उलझी हुई हैं। तो आज जो हमारे अनुभव में जो हमने उस पर विस्तृत अध्ययन किया है, अब तक का जो अनुभव है कि अवस्थाओं से संबंधित जब प्रश्न आता है तो बालक कहीं न कहीं जन्मवाद की जितनी भी अवस्थाएँ होती हैं तो उनमें कार्य विशेषता उद्देश्य या अर्थ के आधार पर उसे अभ्यास में कहीं न कहीं उलझनें होती हैं, कठिनाइयों का सामना करना होता है। आज उसी को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ अवस्थाओं से संबंधित उसके अर्थ को समझने के लिए और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन सीरीज़ आपके लिए लाए हैं और उस पर आप गंभीरता से ध्यान देना, एक एक ऑप्शन को समझना और इस पर जितना भी हमारा संभवतः आप तक जो उसके सटीक अर्थ होंगे उन्हें हम पहुंचाने की हर संभव कोशिश करेंगे। तो साथियों, आज का जो वीडियो है वो बाल विकास की अवस्थाओं से संबंधित है। तो आज हम उसकी जो अवस्थाओं से संबंधित कुछ सीरीज़ के माध्यम से क्वेश्चन सीरीज़ है और उससे हम अवस्थाओं के जो सूक्ष्म बात हैं उन्हें हम आगे जोड़ते हैं आपसे। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से बाल केंद्र शिक्षा किसका योगदान है? इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है शिक्षा का मनोविज्ञान के क्षेत्र में योगदान। दूसरा ऑप्शन है मनोविज्ञान एवं शिक्षा समान योगदान। तीसरा ऑप्शन है शिक्षा का मनोविज्ञान के क्षेत्र में अनुप्रयोग। चौथा ऑप्शन है मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। तो साथियों, ये 4 ऑप्शन हैं। अब हमें समझना है कि बाल केंद्र शिक्षा इनमें से किस से संबंधित है। आज का जो बाल केंद्र शिक्षा का जो विचार है वो ऐसी कौन सी विषय जिससे निकट संबंध रखता है। तो साथियों, इसका जो आंसर है वह है आपका चौथा, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। और ये बात सही है क्योंकि हम पढ़ते रहते हैं और हमारे विषय क्षेत्र में एक विषय महत्वपूर्ण है, वह है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बाल केंद्रित शिक्षा का व्यापक अध्ययन किया जाता है। क्योंकि मनोविज्ञान की जितनी भी शक्ति हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग की जाती हैं। मनोविज्ञान किसी भी मानव की अंतःशक्ति होती है। उन अंतःशक्तियों के द्वारा जब मानव अपने कहीं न कहीं उद्देश्यों को प्राप्त करता है तो उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यापक क्षेत्र बन जाता है। क्योंकि मनोविज्ञान जैसे मान लीजिए बालक की मूल प्रवृत्ति है, बालक की रुचि है, बालक की अवप्रेरणा है, जो उसके मनोवैज्ञानिक तत्व बालक के सीखने सिखाने पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। तो इनकी जो शक्तियों का जो व्यापक जो स्वरूप या व्यवहार के साथ जुड़ता है वो हमारा मनोविज्ञान की जो शक्ति है वो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ करके बालक की बाल केंद्र शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करती हैं। तो इसलिए साथियों, ध्यान से इस प्रश्न का जो चौथा ऑप्शन है वो महत्वपूर्ण है क्योंकि मनोविज्ञान की शक्तियाँ बालक के शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग की जाती हैं। इसलिए बाल केंद्र शिक्षा जिस क्षेत्र का योगदान है वह है मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। अगला क्वेश्चन, बालक की योग्यताओं और क्षमताओं का सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप किस विषय क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? तो 4 ऑप्शन हैं। सामाजिक सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत,
तीसरा ऑप्शन विकासात्मक कार्य, चौथा ऑप्शन समाज संवेगात्मक सिद्धांत। तो साथियों, यहाँ हमें केवल ये समझना है कि जो बालक की जो क्षमताएं और योग्यता हैं और उन्हें हम समाज की अपेक्षाओं के अनुकूल जब उसको हम अध्ययन करते हैं, यानी कि इसका वास्तविक क्या है कि बालक की क्षमता एवं योग्यताओं का, क्षमता एवं योग्यताओं का समाज के अनुकूल अथवा समाज की अपेक्षा के अनुकूल जिस विषय में अध्ययन किया जाता है वह विषय है आपका विकासात्मक कार्य। विकासात्मक कार्य जिसका जो विकास किया था, इसे इंग्लिश में कहते हैं डेवलपमेंट टास्क। डेवलपमेंट टास्क जिसका जो विकास किया था वो अंग्रेज हेविंगहर्स्ट ने विकासात्मक कार्य का एक सिद्धांत दिया था, जिसमें केवल बालक की जो क्षमताएं योग्यता हैं उनका जो प्रयोग है, उनका जो एक व्यवहार है वो समाज की अपेक्षाओं के अनुकूल होना चाहिए। ऐसे कुछ बालक की व्यवहारगत शक्तियों का जिसमें अध्ययन किया जाता है जो समाज के अनुकूल, अपेक्षाओं के अनुकूल होती हैं, उसे कहते हैं विकासात्मक कार्य। और हेविंगहर्स्ट ने अपने उस विकासात्मक कार्य में 5 बाल विकास अवस्थाओं का भी उल्लेख किया था। आगे जैसे भी सीरीज होगी आपको बताएंगे। तो साथियों, सीरीज का अगला क्वेश्चन, है बालक की किस अवस्था या अवधि, बालक की किसी अवस्था या अवधि को किस रूप में पहचाना जाता है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बालक की किस अवस्था, यानी कि कोई अवस्था है या उसे हम अवधि के रूप में जानते हैं, जिसे किस रूप में पहचाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है सामान्य विशेषता के रूप में, दूसरा ऑप्शन है अद्वितीय विशिष्टता के रूप में, तीसरा ऑप्शन है एकीकृत विशेषताओं के रूप में, चौथा ऑप्शन है साधारण विशिष्टताओं के रूप में। तो साथियों, यहाँ पर जो आपका आंसर है वो है दूसरा, अद्वितीय विशिष्टता के रूप में, क्योंकि यहाँ बालक की कोई भी अवस्था अपने आप में एक विशिष्ट होती है, जो कि वो एक बालक को दूसरे बालक से भिन्न भी बनाती है, और हर बालक में कुछ न कुछ असीमित ऐसी शक्तियाँ छिपी हुई होती हैं, जिसके कारण उसकी जो अनोखी या अद्वितीय विशिष्टताएं उसमें छिपी रहती हैं। तो इसलिए किसी भी अवस्था को जिस रूप में हम पहचानते हैं, उस अवस्था की अपने आप में एक अद्वितीय विशिष्टता होती है। तो इसका आंसर दूसरा होगा। सीरीज का अगला क्वेश्चन, शैशवा अवस्था की प्रमुख विशेषताओं में से एक नहीं है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ रहा हूँ, शैशवा अवस्था की प्रमुख विशेषताओं में से एक नहीं है। पहला ऑप्शन है अपरिपक्वता, दूसरा ऑप्शन है मूर्त अतार्किकता, तीसरा ऑप्शन है अनुकरण का आदर्श काल, चौथा ऑप्शन है काल्पनिक वैभव का अंत। तो साथियों, यहाँ जो इसका आंसर होगा वो चौथा आंसर है काल्पनिक वैभव का अंत। अब काल्पनिक वैभव का अंत वो बाल्यावस्था की विशेषता है। काल्पनिक भय का अंत यह बाल्यावस्था की विशेषता है। बाकी उसकी जो अपरिपक्वता शैशवावस्था की विशेषता है। अनुकरण करने का आदर्श काल, अनुकरण, क्योंकि शैशवावस्था में बालक अनुकरण करने का आदर्श काल, अनुकरण करने का आदर्श काल।
हालांकि में आदर्श काल किशोरावस्था कहा जाता है, परंतु अनुकरण करने का प्रारंभिक रूप से शैशवावस्था की एक प्रमुख विशेषता है। एक विशेषता है इसकी एक मूर्त अतार्किकता, मूर्त अतार्किकता, अर्थात यहाँ बालक के सामने जो वस्तु होती है परंतु वो तर्क नहीं कर पाता है। छोटा बच्चा होता है, 0 से 2 वर्ष तक का उसका समय होता है और उसमें वो केवल और केवल भौतिक वस्तुओं के साथ खेल सकता है, यानी कि उनके साथ क्रियाएं कर सकता है, परंतु उनके साथ तर्क नहीं कर सकता। इसलिए ये उसकी विशेषता होती है। और भी शैशवावस्था की बहुत सी विशेषताएं हैं, जैसे काल्पनिक अवस्था भी शैशवावस्था को कहा जाता है, नैतिकता का अभाव की अवस्था भी कहा जाता है, मूल प्रवृत्त्यात्मक अवस्था भी कहा जाता है। तो ये कुछ शैशवावस्था की विशेषताएं हैं। मैं आपको आगे जैसे जैसी होंगी तो उन्हें बताता रहूँगा। आगे सीरीज का अगला क्वेश्चन, एरिक इरेक्सन के अनुसार पहल एवं अपराध बोध के विकास का काल कौन सा है? पहला ऑप्शन 0 से 2 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 3 से 5 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 3 से 5 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 6 से 12 वर्ष और चौथा ऑप्शन 12 से 18 वर्ष। तो साथियों, यहाँ इसका जो एरिक इरेक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में 8 अवस्थाओं का उल्लेख किया था। एरिक इरेक्सन ने एक मनोसामाजिक सिद्धांत का विकास किया था जिसमें 8 अवस्थाओं का उल्लेख किया था। तो मैं यहाँ आपको बाल विकास की जो अवस्था हैं उनसे परिचय करा देता हूँ, क्योंकि उसकी मनोसामाजिक विकास सिद्धांत जिसका विकास किया था एरिक इरेक्सन ने, और इसने उसमें मनोसामाजिक सिद्धांत में 8 अवस्थाएं बताई। नंबर 1 विश्वास बनाम अविश्वास, जिसका काल था 0 से 1 वर्ष। दूसरी अवस्था थी उसकी आत्मनिर्भरता बनाम शंका, जिसका काल था 1 से 3 वर्ष। तीसरी अवस्था थी पहल बनाम अपराध बोध, जिसका काल था 3 से 5 वर्ष। चौथी अवस्था थी उद्यमता बनाम हीनता, जिसका काल था 6 से 12 वर्ष। और 5वीं अवस्था थी पहचान बनाम भ्रम या संकट। इस तरीके से एरिक इरेक्सन ने अपनी 8 अवस्थाओं में से 5 अवस्थाओं का बाल विकास में अध्ययन किया। तो यहाँ पर जो पहल एवं अपराध बोध अवस्था है वो आपकी है 3 से 5 वर्ष। अगला सीरीज का क्वेश्चन, निम्न में से किस काल में लिंग पहचान का विकास होता है? यहाँ अगला क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि निम्न में से किस काल में लिंग पहचान का विकास होता है? तो पहला ऑप्शन है 0 से 2 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 3 से 5 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 6 से 9 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 6 से 12 वर्ष। था मनोलैंगिक विकास की अवस्था है। फ्रायड ने क्या दिया था? मनोलैंगिक विकास की अवस्था, लिबिडो भी कहते हैं इन्हें। इन 5 अवस्थाओं में पहली अवस्था थी मुखावस्था, जिसका काल था 0 से 1 वर्ष। दूसरी अवस्था थी गुदावस्था, जिसका काल था 1 से 3 वर्ष। तीसरी अवस्था थी लिंग प्रधान अवस्था, इसका काल था 3 से 5 वर्ष। इसे सेशन अवस्था भी कहते हैं, सेशन अवस्था। चौथी जो अवस्था थी
प्रसुप्तावस्था 6 से 12 वर्ष, और 5वीं जो अवस्था थी जननेंद्रिय अवस्था, जिसका काल है 12 से 18 वर्ष। तो सभी परीक्षार्थी इस बात पर ध्यान दें कि फ्रायड ने अपने मनोविश्लेषणवाद का विस्तृत रूप से अध्ययन किया, और यहाँ हम केवल और केवल मनोलैंगिक विकास की जो अवस्थाएं उससे संबंधित अध्ययन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये प्रश्न है कि बालक लिंग पहचान कब से करने लगता है, यानी स्त्री और पुरुष के रूप में विभेद करने की क्षमता उसमें किस आयु में विकसित हो जाती है। तो ये संपूर्ण एनसाइक्लोपीडिया में ये केवल और केवल फ्रायड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत में ही इसका उल्लेख है, और इसमें एक सटीकता इस बात की है कि उसने आयुगत बालक के जो भी मनोलैंगिक विकास हुए हैं उन पर उसने स्पष्ट अपने तथ्यों को उजागर किया है। तो यहाँ पर बालक जिस तरीके से तीसरी जो अवस्था है उसकी कि लिंग प्रदान अवस्था या सेशन अवस्था, इसमें बालक आपने पढ़ा होगा कि यहाँ बालक और बालिकाओं में जिस तरीके का विभेद होता है लिंग पहचान में, जैसे बालिकाएं अपने पिता से लगाव रखने लगती हैं तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो दूसरा बालक माँ से लगाव रखने लगते हैं तो उसे कहते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स। तो ये दो बातें हैं वहाँ से स्पष्ट होती हैं कि इस आयु में 3 से 5 वर्ष की आयु में अथवा लिंग प्रदान अवस्था में ही बालक लिंग की पहचान करना प्रारंभ कर देता है। तो साथियों, मैं समझता हूँ कि यहाँ इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। अगला जो क्वेश्चन है सीरीज का, कि प्राक स्कूल अवस्था का काल कहा जाता है। प्राक स्कूल अवस्था का काल कहा जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, 0 से 2 वर्ष, 2 से 5 वर्ष, 6 से 12 वर्ष और 12 से 18 वर्ष। तो साथियों, मैं आपको यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं शिक्षा शास्त्रीय बाल विकास की इन अवधारणाओं में ये बात सामने आती है कि बालक की जो अवस्थाएं गर्भावस्था से प्रारंभ होती हैं विकास की, और बालक की उत्तर किशोरावस्था तक के विभिन्न पक्षों में उसका अध्ययन किया जाता है। तो अब कहीं न कहीं इस तरीके के ऐसे सवाल आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी उसकी तथ्यात्मक सूचनाएं हैं तो उन पर हम सारी सूचनाओं पर अध्ययन नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं तो छिन्न भिन्न तरीके से जो उस पर सवाल मिलते हैं तो हम उसका अध्ययन कर लेते हैं। तो सटीकता से अगर हम देखें तो हर अवस्था की अपनी अपनी विशेषताएं, और वो कहीं ना कहीं क्योंकि शारीरिक विशेषता भी निश्चित होती हैं तो कुछ उसके परिवेश संबंधी विशेषताएं होती हैं। तो इन परिवेशी संबंधी विशेषताओं में प्राक स्कूल अवस्था, तो यहाँ मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि देखिए एनसाइक्लोपीडिया या कॉमन जो अवस्थाएं हैं वो हमारी इस तरीके से व्यक्त होती हैं। यूँ तो हम अपने भिन्न भिन्न तरीके के मत कि 0 से 2 वर्ष का काल होता है, इसे कहते हैं शैशवावस्था या शैशवकाल। दूसरा हमारा 3 से 5 वर्ष का जो काल होता है वो पूर्व बाल्यावस्था। यहाँ इस बात का भी आप ध्यान रखना, क्योंकि शिक्षा के बदलते हुए जो प्रबंधनीय व्यवस्था हैं उनमें इस अवस्था को 3 से 6 वर्ष माना जा रहा है। क्योंकि NEP 2020 नई शिक्षा नीति 2020 जब घोषित हुई है तो उसमें बालकों की जो अध्ययन अध्यापन है और उनकी सहायता करने की सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जो स्कूल एज का वर्गीकरण किया गया है। तो इसमें जो NEP मैं नोट करके बता देता हूं कि कभी भी क्वेश्चन भी बन जाता है कि जो NEP 2020 में 3 से 6 वर्ष जो प्री स्कूल एज की गई है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा जो उसकी संरचना है कि बालक के स्कूल की जो अवस्थाओं को 3 से 18 वर्ष तक रखा गया है, और इसमें स्कूल की जो एज है तो 5 + 3 + 3 + 4 इस तरीके से आप अध्ययन भी करते रहते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना प्री स्कूल एज यानी प्राक स्कूल अवस्था का जो काल है वह है हमारा यहाँ ऑप्शन के अनुसार 2 से 5 या
कहीं ऑप्शन में हो NEP 2020 के अनुसार ये 3 से 6 वर्ष है। और जो तीसरी जो अवस्था है वह है हमारी मध्य एवं विलंबी बाल्यावस्था। मध्य एवं विलंबी बाल्यावस्था, इसी को हम बाल्यावस्था के नाम से भी जानते हैं। इसका काल है 6 से 12 वर्ष। चौथी जो अवस्था है हमारी किशोरावस्था, इसका काल 12 से 18, या हम एनसाइक्लोपीडिया में जब पाश्चात्य मनोविज्ञान दृष्टिकोण से पढ़ते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से इसे टीन एज भी कहते हैं, 13 to 18। तो यहाँ पर ये जो क्राइटेरिया है वो सार्वभौमिक रूप से एक कॉमन क्राइटेरिया है। यूँ तो अवस्थाओं को भिन्न भिन्न व्यक्तियों ने अपने अपने तरीके से काल विभाजन के आधार पर अलग अलग किया है। हरलॉक अपने तरीके से कहते हैं, रॉस अपने तरीके से, और फ्रायड अपने तरीके से, एरिक्सन अपने तरीके से, हेविंगस्ट ने अपने तरीके से कही है, प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पर अपने तरीके से कही है, और भी कुछ लोग हैं, सेले ने अपने तरीके से, रूसो ने अपने तरीके से। तो ये अवस्थाएं ये व्यक्ति विशेष के अनुसार हैं, और उनके अनुसार कहीं ना कहीं जो मोस्टली जो प्रमाणिक रूप से जिनके सवाल आते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनके सिद्धांतों से जुड़े होते हैं। तो साथियों ये आपका सीरीज का क्वेश्चन, इसको समझे होंगे। अगला क्वेश्चन है कि मातृभाषा सीखने का काल कौन सा है, क्योंकि आज का हमारा जो सेशन है वो केवल अवस्थाओं की विशेषताओं से संबंधित सीरीज का है, और इस पर आप ध्यान दें क्योंकि ये सवाल परीक्षा उपयोगी है सभी। यूँ तो हम अवस्थाओं की सारी विशेषताओं को कहीं ना कहीं अध्ययन करते हैं, लेकिन हम उन सवालों पर ध्यान दें जो मोटे तौर पर उन अवस्थाओं से जुड़े हुए हैं। सवाल है मातृभाषा सीखने का काल है। दोबारा बोल रहा हूँ क्वेश्चन, मातृभाषा सीखने का काल है। पहला ऑप्शन है 0 से 2 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 2 से 5 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 6 से 12 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 12 से 18 वर्ष। तो ध्यान दें, मैं आपको बताऊं कि मातृभाषा सीखने का जो काल बनता है, क्योंकि भाषा और भाषा की अगर हम प्रक्रिया पर ध्यान दें तो देखिए साथियों, मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ कि बच्चा जन्म लेता है, जन्म के समय बच्चे की जो भाषा होती है वो सिर्फ प्रथम रूप से क्रंदन करता है वो जन्म के समय, और अगली बार जैसे ही बच्चा 3 माह का होता है तो वो क्रंदन बवलाने में बदल जाता है, बवलाने में बदल जाता है। और जब 3 से 9 माह में बच्चा जब आता है तो यही जो बबलाना है तो उसके स्वरीकरण या अक्षरीकरण में बदल जाते हैं। अक्षरीकरण जैसे दा, पा, मा। यहां बच्चे का केवल और केवल स्वरीकरण होता है। 9 माह तक के बच्चा केवल अपने जन्म के बाद और 9 माह तक क्रंदन से, बबलाने से और वह स्वरीकरण और अक्षरीकरण पर आ जाता है। ये मानक स्रोत हैं। और अगला जैसे ही बच्चा 9 माह से जब 12 माह का होता है तो बच्चा शब्द अनुकरण करने लगता है। शब्दानुकरण, समझ रहे होंगे इस बात को कि वो अनुकरण करने लगता है। जैसे हम बोलते हैं तो उन चीज़ों को कहीं ना कहीं ग्रहण करने की कोशिश करता है, और ये जब ग्रहण हो जाते हैं तो वो अपने भाषा के रूप में फिर उन्हें वो समझने के रूप में विकसित करता है। कैसे? जैसे जब बच्चे का जब 12 से 18 माह में प्रथम भाषा विकास होता है, सटीकता है, अर्थ है ये, केवल और केवल इस पर अपनी विश्वसनीयता जताएं, क्योंकि क्रम है, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि जन्म के समय बच्चे में क्रंदन ही होता है। जैसे ही बच्चा बढ़ता है आयुगत, उसी हिसाब से भाषा का भी विकास होता है। शरीर जैसे ही जैसे बच्चे के में एक दृढ़ता आती जाती है, उसके अंगों में दृढ़ता आती जाती है, उसी हिसाब से बच्चे में भाषा भी विकसित होती जाती है। तो ध्यान रखना, प्रथम जो भाषा विकसित होती है बच्चे की वो होती है 12 माह से 18 माह में, क्योंकि यहाँ ही बच्चा शब्द का अर्थ समझने लगता है
और ये बात आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए कि सबसे पहली भाषा का जो सार्थक ध्वनि है वो शब्द है, जिसमें अर्थ समझने लगता है। तो यहाँ बच्चे का 12 से 18 माह में प्रथम भाषा विकास होता है। अब मातृभाषा सीखने का प्रश्न है कि मातृभाषा सीखने का काल कौन सा है। मातृभाषा सीखने का काल बच्चे का जैसे ही बच्चा शैशवावस्था को पार करता है, पूर्व बाल्यावस्था में आता है, तो तभी वो मातृभाषा को सीखना और बोलना प्रारंभ करता है, क्योंकि परिवार की महत्वपूर्ण भाषा मातृभाषा है। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन है महत्वपूर्ण है वो है आपका पूर्व बाल्यावस्था 3 से 5 वर्ष, सॉरी 2 से 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन सीरीज का, हरलॉक के अनुसार बाल्यावस्था का काल है, सॉरी क्वेश्चन दोबारा बोल रहा हूं, हरलॉक के अनुसार शैशवा अवस्था का काल है। तो यहाँ ध्यान दें, फिर आपको समझाऊं। एक एलिजाबेथ बी हरलॉक नाम की महिला मनोवैज्ञानिक थी, जिन्होंने बाल विकास की संभवतः 10 वर्गीकरणों में उसका विभाजित किया। तो उन्होंने जन्म पूर्व अवस्था से लेकर के और वृद्धावस्था तक के सभी क्राइटेरिया उन्होंने दिए। तो ज़रूरत पड़ने पर मैं बता दूंगा कि हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था का काल है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है जन्म से 2 सप्ताह तक, दूसरा ऑप्शन है 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक, तीसरा ऑप्शन है 0 से 2 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 2 से 5 वर्ष। तो यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ हरलॉक का अगर मैं आपको वर्गीकरण बताऊं तो थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन समझ भी लें कि हरलॉक ने जिस तरीके से वर्गीकरण किया था कि उसने एलिजाबेथ हरलॉक का अवस्था वर्गीकरण, हरलॉक की सबसे पहली अवस्था थी जन्म पूर्व अवस्था, ये तो आपको पता है गर्भावस्था है। दूसरी अवस्था है शैशवावस्था, जिसका काल है जन्म से 2 सप्ताह तक। हरलॉक ने शैशवावस्था को जन्म से लेकर के 2 सप्ताह तक बताया। तीसरी जो बताई थी उसने अवस्था बचपना अवस्था, बेबीहुड, इसने 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक बताई। चौथी जो अवस्था बताई थी हरलॉक ने पूर्व बाल्यावस्था, इसका काल 2 वर्ष से 6 वर्ष तक बताया। पांचवी जो अवस्था बताई थी हरलॉक ने बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष बताया। हरलॉक का पूर्व बाल्यावस्था और बाल्यावस्था यानी कि उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड। छठवीं जो अवस्था बताई थी उसने वो बताई थी पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था प्री एडोलेसेंस स्टेज, इसका जो काल दूसरा नाम भी है तरुणावस्था, इसका जो काल था 12 से 14 वर्ष था। सातवीं जो अवस्था है हरलॉक की वो है आपकी प्रारंभिक किशोरावस्था। बहुत समझने वाली बात है कि पूर्व किशोरावस्था हरलॉक के अनुसार हम व्यक्ति विशेष को पढ़ रहे हैं, और यही सवाल है हमारा कि हरलॉक के अनुसार किस पूर्व किशोरावस्था और प्रारंभिक किशोरावस्था में क्या अंतर है, यानी कि प्री एडोलेसेंस और एलिमेंट्री एडोलेसेंस।
तो हरलॉक ने इन दोनों को कहीं ना कहीं विशेषताओं के आधार पर, अवधियों के आधार पर अलग अलग किया है। एक ही अवस्था में उसने 3-3 या 2-2 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। तो यहाँ ये समझने की बात है, क्योंकि एलिजाबेथ हरलॉक बालक के जन्म पूर्व से लेकर के और वृद्धावस्था तक अनेक वर्गीकरण करती है, और उसमें हर अवस्था में कहीं ना कहीं 2-2 या 3-3 उसकी विशेषताओं के आधार पर वो बताती है। तो 8वीं जो अवस्था है उत्तर किशोरावस्था, जिसका काल 14 से 17 वर्ष है प्रारंभिक किशोरावस्था का। उत्तर किशोरावस्था का काल है 17 से 20 वर्ष। 9वीं बताई थी प्रौढ़ावस्था, जिसका जो काल है 21 से 40 वर्ष है। 10वीं जो बताई थी वो मध्यावस्था, इसका काल 41 से 60 वर्ष है। और 11वीं जो अवस्था बताई थी वृद्धावस्था, 61 से प्लस आगे है। तो यहाँ हरलॉक का जो अवस्थाओं का वर्गीकरण है बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बार ध्यान रख लें। तो हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था का जो काल है वह है आपका जन्म से 2 सप्ताह तक। वैसे सामान्यतः अगर हम एनसाइक्लोपीडिया कॉमन एज पढ़ें तो शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष है, परंतु भिन्न भिन्न व्यक्तियों ने भिन्न भिन्न तरीके से अवस्थाओं का अपना अपना वर्गीकरण किया। यहाँ केवल हरलॉक के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया। अगला जो सवाल है कि किस अवस्था में हम की भावना का विकास हो जाता है। यहाँ केवल और केवल आज हम आपको सिर्फ और सिर्फ जो सवाल हैं वो अवस्थाओं से जुड़े हुए सवाल हैं, जिसमें और कुछ नहीं, जो सवाल उन्हें हम समझें कि किस अवस्था में हम की भावना का विकास होता है। तो हम समझते हो, तो यहाँ समझ गए होंगे कि हम की भावना का पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था और चौथा ऑप्शन है किशोरावस्था। तो साथियों यहाँ ध्यान देना, हम आप शायद उसका अर्थ भी तर्क भी कर रहे होंगे, क्योंकि हम का मतलब है समूह, समाज, समुदाय। तो समुदाय या समूह की भावनाओं का विकास बाल्यावस्था में होता है। तो यहाँ आपका आंसर दूसरा है बाल्यावस्था। परंतु यहाँ हम जो है शब्द विकसित होता है एक समूह की क्रियाकलाप से या समुदाय के एक अंतःक्रिया से। अगर यहाँ एक प्रश्न आ जाता है मैं की भावना का विकास कब होता है, यहाँ सोचने की बात है नोट कि मैं की भावना का विकास। तो ध्यान रखना मैं माने स्वार्थी, यानी कि स्वार्थी भावना का विकास होता है पूर्व बाल्यावस्था में। तो ये चीज आप नोट करके जरूर ध्यान रखें। अगला जो सवाल है कि फ्रायड ने किस अवस्था को स्वार्थहीन अंतःप्रेरणा की अवस्था कहा। प्रश्न दोबारा बोल रहा हूं कि फ्रायड ने किस अवस्था को स्वार्थहीन अंतःप्रेरणा की अवस्था कहा। पहला ऑप्शन शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन पूर्व बाल्यावस्था, चौथा ऑप्शन किशोरावस्था। तो यहाँ हम ये ध्यान दें कि प्रश्न है कि स्वार्थहीन अंतः प्रेरणा, स्वार्थहीन अंतःप्रेरणा की अवस्था किसके अनुसार? फ्रायड के अनुसार। फ्रायड ने कौन सी अवस्था को बताया कि ये स्वार्थहीन अंतःप्रेरणा की अवस्था है? तो साथियों यहाँ आपका आंसर है किशोरावस्था। अब यहाँ समझ लें, क्योंकि यहाँ स्वार्थहीन का मतलब है कि स्वार्थ नहीं है उसमें, लेकिन अवप्रेरणाओं में द्वंद है, तो इसलिए किशोरावस्था है। अगर यहाँ प्रश्न नोट ऐसा आ जाता है कि स्वार्थी अवस्था, तो ये आपकी पूर्व बाल्यावस्था होगी, पूर्व बाल्यावस्था।
क्योंकि स्वार्थ की भावना का, आत्मकेंद्रित भावना का बच्चे की का विकास 2 से प्रारंभ होता है और 2 से 5, 7, 6 के बीच उसकी स्वार्थी भावना विकसित होती है और स्वार्थहीनता किशोरावस्था में। इसलिए सीरीज का अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि तात्कालिक प्रभाव एवं दीर्घकालिक प्रभाव दोनों ही किस अवस्था में पाए जाते हैं। प्रश्न है, फिर दोबारा बोल रहा हूं, तात्कालिक प्रभाव एवं दीर्घकालिक प्रभाव दोनों ही किस अवस्था में पाए जाते हैं। तो साथियों, पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो यहाँ केवल ये देखना है कि तात्कालिक प्रभाव एवं दीर्घकालिक प्रभाव, समझ रहे होंगे कि तात्कालिक है कि जो वास्तविक उसके जो निकटस्थ जो प्रभाव है वो आगे की ओर बढ़ने वाले हैं। तो ये सामान्यतः किशोरावस्था की विशेषता है। आपने ये आंसर लगा भी लिया होगा। अगला जो सवाल है वो है साथियों कि आदर्शवादी एवं धार्मिकता की भावना किस अवस्था में पाई जाती है। क्योंकि आज का जो हमारा सेशन है वो अवस्थाओं से जुड़ा हुआ है। आदर्शवादी एवं धार्मिकता की भावना किस अवस्था में पाई जाती है। पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा है पूर्व बाल्यावस्था, तीसरा है बाल्यावस्था, चौथा है किशोरावस्था। तो साथियों, आइडियलिस्ट एवं रिलीजियस ये दोनों ही जो विशेषता किशोरावस्था में पाई जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपने पहले भी सवाल बहुत पढ़े होंगे। अगला सवाल है स्टैनली हॉल के अनुसार किशोरों की कौन सी विशेषता नहीं है। स्टैनली हॉल के अनुसार किशोरों की कौन सी विशेषता नहीं है। तो पहला ऑप्शन है मानसिक संघर्ष बनाम क्रमिकता, दूसरा ऑप्शन है संवेदनशीलता बनाम कठोरता, तीसरा ऑप्शन है परिवर्तन बनाम रूढ़िवादिता, चौथा ऑप्शन है पहचान बनाम भ्रम भूमिका। तो ये 4 ऑप्शन है। मैं समझता हूँ कि आपने इस पर विचार भी कर रहे होंगे कि स्टैनली हॉल ने किशोरों को तनाव, संघर्ष, तूफान और दबाव, अशांति की अवस्था, क्रांति की अवस्था, तमाम नामों से उसे व्यक्त किया है। स्टैनली हॉल ने किशोरों पर बहुत ही अध्ययन किए और इसी वजह से उनको किशोर मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। दूसरा, उन्होंने किशोरावस्था नामक एक पुस्तक भी लिखी, एडोलेसेंस। तो यहाँ ये 4 ऑप्शनों में से कौन सी स्टैनली हॉल के अनुसार विशेषता किशोरों की नहीं है। तो साथियों, यहाँ जो ऑप्शन है पहचान बनाम भूमिका, भ्रम भूमिका, ये किशोरों की विशेषता नहीं, क्योंकि ये है इरेक्शन के अनुसार किशोरों की विशेषता। तो ये ध्यान रखना, ये पूछा जा रहा है आपसे कि स्टैनली हॉल के अनुसार। तो स्टैनली हॉल के अनुसार जो हैं वो हैं आपकी मानसिक संघर्ष बनाम क्रमिकता, संवेदनशीलता बनाम कठोरता और परिवर्तनशीलता बनाम रूढ़िवादिता। तो ये साथियों WHO के अनुसार किशोरावस्था का काल है। पहला ऑप्शन 12 से 18, दूसरा ऑप्शन 13 से 19, तीसरा ऑप्शन 10 से 19, चौथा ऑप्शन 13 से 21। तो साथियों, यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार किशोरावस्था को काल को कहा गया है, वो कहा गया है 10 से 19 वर्ष। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन का सवाल है। एक और सवाल सीरीज का कि किशोरावस्था का विशिष्ट एवं केंद्रवाद का सिद्धांत किसने दिया। किशोरावस्था का विशिष्ट एवं केंद्रवाद का सिद्धांत किसने दिया। पहला ऑप्शन है डेविड आशुबेल, दूसरा ऑप्शन है सिगमंड फ्रायड, तीसरा ऑप्शन है डेविड एल्काइड, चौथा ऑप्शन है जीन प्याजे। तो साथियों,
किशोरों को विशिष्ट एवं केंद्रवाद के सिद्धांत के रूप में उसने व्यक्त किया डेविड एल्काइड ने। और विशिष्ट एवं केंद्रवाद डेविड एल्काइड ने जो सिद्धांत दिया था तो किशोरावस्था को बताया कि ये जो है विशिष्ट अहम केंद्रवाद की क्रिया करते हैं। और इसमें दो तरीके के विशिष्ट एवं केंद्रवाद थे, नंबर 1 और नंबर 2। एक तो था काल्पनिक श्रोता, दूसरा था व्यक्तिगत दंत कथा, किशोरों की डायरी भी कहते हैं। ये दो भागों में उन्होंने किशोरों के विशिष्ट एवं केंद्रवाद को बताया। और उन्होंने कहा था, डेविड एल्काइड ने बताया था कि किशोरों का जो चिंतन है वो अपरिपक्व है, अपरिपक्व चिंतन। डेविड एल्काइड के अनुसार ये भी प्रश्न आ जाता है कि किसके अनुसार किशोरों का चिंतन अपरिपक्व है, तो डेविड एल्काइड के अनुसार। किसके अनुसार एक डेफिनेशन किशोरावस्था को व्यक्त किया गया है कि किसके अनुसार 15 से 20 वर्ष के काल में किशोरा अवस्था में मानसिक विकास उच्चतम होता है। दोबारा बोल रहा हूँ, किसके अनुसार 15 से 20 वर्ष के काल में किशोरा अवस्था में मानसिक विकास उच्चतम होता है। तो पहला ऑप्शन है जर्सील्ड, दूसरा ऑप्शन है वुडवर्थ, तीसरा ऑप्शन है एल्काइड और चौथा ऑप्शन है जेम्स ब्लेयर। तो यहाँ साथियों आपका आंसर है वुडवर्थ, क्योंकि वुडवर्थ ने बताया था कि 15 से 20 वर्ष तक के काल में किशोरा अवस्था में जो मानसिक विकास होता है वो उच्चतम होता है। तो यहाँ साथियों बाल विकास अवस्थाओं से संबंधित जितनी भी सूक्ष्म जानकारी थी जो आपकी परीक्षा में कहीं ना कहीं योगदान में सहायक होगी। और निश्चित रूप से अगर आपको इसे अध्ययन करेंगे, इस पर अभ्यास करेंगे, तो ये आपको अवस्थाओं से संबंधित कहीं ना कहीं आपकी उलझनों को सुलझाने में सहायता करेगी। तो आगे की वीडियो फिर हम अगले वीडियो आपसे किसी न किसी टॉपिक पर क्रमागत रूप से मिलते हैं इसी सीरीज़ के साथ। नमस्कार।